ज़रा सोचिए, अगर आपकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही हो, अगर आपका हर एक थॉट इलीगल हो, अगर सच और झूठ का कोई मतलब ही ना रहे, क्योंकि जो भी पार्टी कहे वही सच हो। जॉर्ज ऑरवेल की 1984 एक ऐसे फ्यूचर को दिखाती है जो टेरिफाइंगली रियल लगता है, जहां एक सुपर स्टेट ओशियानिया अपने सिटीजन्स के थॉट्स तक कंट्रोल करता है। आप भी सोच रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये एक वार्निंग है। क्या हमें पता भी चलेगा अगर हम स्लोली एक टोटलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हों? ये कहानी सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की नहीं है, ये एक दिमाग का बैटलफील्ड है। आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। विंस्टन स्मिथ की जर्नी, उसका प्यार, उसका रिबेलियन और उसका डाउनफॉल। और आप डिसाइड करोगे, क्या आप भी बिग ब्रदर को प्यार करने लगोगे? साल है 1984 और दुनिया अब डिवाइड हो चुकी है तीन सुपर स्टेट्स में, ओशियानिया, यूरेशिया और ईस्ट एशिया। हमारा हीरो विंस्टन स्मिथ रहता है ओशियानिया में, जहां एक पार्टी रूल करती है विथ एब्सोल्यूट पावर। ये पार्टी एक सिंबल के अंडर काम करती है, बिग ब्रदर। हर जगह कैमरास, माइक्रोफोन्स और प्रोपागेंडा। एक इंसान तक सोच नहीं सकता बिना पार्टी के परमिशन के। अगर कोई गलत सोचता है, उसे कहते हैं थॉट क्राइम, और पनिशमेंट सीधे मौत। लोगों को सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी ब्रेक किया जाता है। आपको खुद पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच वही है जो पार्टी कहे। ये जगह है जहां सच, मेमोरी और रियलिटी सब मैनिपुलेटेड है, और इसी वर्ल्ड में विंस्टन कर रहा है स्ट्रगल। विंस्टन काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में। आयरनी ये है कि मिनिस्ट्री का काम है हिस्ट्री को रीराइट करना, ताकि पार्टी हमेशा सही दिखे। विंस्टन पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को एडिट करता है। अगर पार्टी ने कहा कि वी हैव ऑलवेज बिन एट वॉर विद ईस्ट एशिया, तो पुरानी रिपोर्ट्स को भी एडिट करना पड़ता है जस्ट टू मैच। विंस्टन का माइंड ये सब अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। उसके अंदर एक आवाज़ आती है, दिस इज़ नॉट ट्रुथ। विंस्टन सीक्रेटली एक डायरी मेंटेन करता है, जिसमें वो लिखता है डाउन विथ बिग ब्रदर, एक ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है बाय डेथ। ये उसकी पहली रिबेलियन है, और वो जानता है कि वो पकड़ा गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो लिखता है। पार्टी सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं कंट्रोल करती, वो लैंग्वेज को भी कंट्रोल करती है। इस न्यू लैंग्वेज का नाम है न्यू स्पीक। न्यू स्पीक डिज़ाइन किया गया है ताकि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को सोचा भी ना जा सके। जैसे वर्ड फ्रीडम, ये वर्ड ही एलिमिनेट कर दिया गया है। विंस्टन को रियलाइज़ होता है, अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो रिबेलियन पॉसिबल ही नहीं। लैंग्वेज इज़ थॉट, और पार्टी ने थॉट को हाईजैक कर लिया है। फ्रीडम इज़ द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 मेक्स 4। इफ दैट इज ग्रांटेड, ऑल एल्स फॉलोज। ये विंस्टन का कोर बिलीफ बन जाता है। आप क्या सोचोगे जब मैथ्स तक मैनिपुलेट हो जाए, जब लॉजिक खुद पार्टी की गुलाम बन जाए? एक दिन विंस्टन को एक स्लिप मिलता है, जिसमें लिखा होता है आई लव यू। इसे जूलिया ने भेजा है, वो लड़की जिसे वो स्पाई समझ रहा था। जूलिया भी सीक्रेटली पार्टी के खिलाफ है। दोनों मिलते हैं एक फॉरेस्ट में, छुप के, सर्वेलेंस से दूर। वहाँ उनका प्यार फिजिकल भी होता है, लेकिन डीपर लेवल पे ये प्यार एक प्रोटेस्ट है। पार्टी चाहती है कि सब अपना लव बिग ब्रदर से करें और कोई प्राइवेट बॉन्ड ना हो। जूलिया और विंस्टन का रिलेशन डायरेक्ट अटैक है इस रूल पर। दोनों एक सीक्रेट रूम ढूंढते हैं, एक एंटीक शॉप के ऊपर। वहाँ वो मिलते हैं, बातें करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं। लगता है जैसे पार्टी से एक छोटा सेफ जोन मिल गया हो। लेकिन क्या ये सच में सेफ है, या ये भी एक ट्रैप है? विंस्टन का एक कलीग है, ओ ब्रायन, एक इंटेलेक्चुअल और पार्टी इंसाइडर। विंस्टन को लगता है कि वो भी एक सीक्रेटली रेबल है। एक दिन ओब्रायन विंस्टन को इनवाइट करता है। उसे कहता है कि
कि वो द ब्रदरहुड का मेंबर है, गोल्डस्टीन का रेजिस्टेंस ग्रुप। विंस्टन और जूलिया रेडी होते हैं अपनी जान तक देने के लिए ब्रदरहुड के लिए। उन्हें एक बैंड बुक मिलती है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ओलिगार्किकल कलेक्टिविज्म। बुक रिवील करती है पार्टी का गोल सिर्फ कंट्रोल नहीं, परपेचुअल पावर है। द ऑब्जेक्ट ऑफ पावर इज पावर। विंस्टन को लगता है अब हम सच जानने लगे हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता ये सब एक स्टेज्ड ट्रैप था। एक दिन सडनली जूलिया और विंस्टन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीक्रेट रूम जहां वो मिलते थे वहां हिडन कैमरा था। विंस्टन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में। आयरॉनिकली ये जगह है टॉर्चर का। वहाँ वो दोबारा मिलता है ओब्रायन से, जो एक्चुअली पार्टी का लॉयल एजेंट है। विंस्टन का स्पिरिट ब्रेक किया जाता है। उसे टॉर्चर, स्लीप डिप्राइवेशन और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। उसे रूम 101 में ले जाया जाता है, जहाँ हर इंसान का वर्स्ट फियर उसी के अगेंस्ट यूज होता है, विंस्टन के लिए चूहे। और इस फियर में वो फाइनली ब्रेक हो जाता है और कह देता है, डू इट टू जूलिया, नॉट मी। टॉर्चर के बाद विंस्टन को आज़ाद किया जाता है, लेकिन वो अब विंस्टन नहीं रहा। अब वो एक कैफे में बैठा है। ही इज़ नाउ कम्प्लीटली ब्रोकन, एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं रही, सिर्फ एक चेहरा रहता है उसके सामने, बिग ब्रदर। वो अब सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। 2+2 = 5। पार्टी ने जो कहा वही सच है। विंस्टन अब बिलीव करता है, आई लव बिग ब्रदर। उसकी जर्नी कंप्लीट होती है एज अ परफेक्ट सब्जेक्ट। पर क्या ये सिर्फ विंस्टन की हार है या ह्यूमैनिटी की भी? जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 साल 1949 में लिखा था, एक टाइम जब डिक्टेटरशिप्स दुनिया में राइज कर रही थी। वो चाहता था लोग समझे, पावर जब अनचेक्ड हो तो वो इंसान की आत्मा तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। आज के टाइम में भी जब सर्वेलेंस, सेंसरशिप और प्रोपागेंडा हर जगह है, क्या हम भी स्लोली 1984 की तरफ जा रहे हैं? टोटलिटेरियनिज्म सिर्फ टैंक्स और गन से नहीं होता, वो आता है जब हम खुद सोचना बंद कर देते हैं। इस वीडियो के बाद एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी बिग ब्रदर को प्यार कर रहे हो बिना रियलाइज किए? अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डीप फिलोसॉफिकल साई-फाई ब्रेकडाउन्स। और कमेंट में बताएं, क्या ऑरवेल का डिस्टोपिया हमारे आज की दुनिया से ज़्यादा दूर है? मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।